हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को मंगलमय शुभकामनाएं। नमस्ते। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी पाठों की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी विषय के हिंदी अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रामाणिक प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल को देखने वाले सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के सत्र में हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की पहली इकाई का 7वां पाठ, जिसका नाम है डॉक्टर का अपहरण। क्या नाम है? डॉक्टर का अपहरण। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लेखक कहानीकार हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। कौन है लेखक कहानीकार? डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले टॉपिक में लेखक कहानीकार का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। वह इस प्रकार। लेखक कहानीकार डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी का जन्म 9 मार्च 1938 को हुआ। मृत्यु 14 नवंबर 2013 को इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में मतलब यूपी में हुई। आप हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। आपकी प्रमुख कृतियाँ खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरिया, गिरना स्काईलैब का, गिरना स्काईलैब का, स्काईलैब होता है ना, हाँ वही, गिरना स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बालोपन्यास आपने लिखे थे। तो दोस्तों, यह था संक्षिप्त परिचय। अब अगले टॉपिक में हम यह जो पाठ है, कहानी है, इससे संबंधित प्रस्तावना विषय प्रवेश को समझेंगे इस प्रकार। डॉक्टर का अपहरण लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे द्वारा लिखित एक विज्ञान कथा है। लेखक कहते हैं, विज्ञान के नए नए अनुसंधान से औद्योगिक प्रगति हो रही है। यह बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उद्योगों के अंधाधुंध विकास, उसमें बढ़ती हुई मशीनों की संख्या और उसके कारण होने वाला ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के प्रभाव से मनुष्य जीवन किस प्रकार त्रस्त हो गया है, धोखे में आ गया है। मनुष्य शरीर रोगों से ग्रस्त हो गया है। इस बात को प्रस्तुत कहानी में लेखक ने एक काल्पनिक ग्रह के लोगों के माध्यम से धरतीवासियों को मतलब पृथ्वी वासियों को इस समस्या से अवगत कराने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, यह विषय प्रवेश था। अब अगले टॉपिक में हम प्रस्तुत पाठ कहानी के पंक्तियों का मुखर वाचन करते हुए उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ, मुहावरों के अर्थ, साथ ही साथ पंक्तियों का सरल अर्थ अर्थात स्पष्टीकरण संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं इस प्रकार। हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की पहली इकाई का 7वां पाठ, जिसका नाम है डॉक्टर का
अपहरण लेखक कहानीकार डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे द्वारा लिखित विज्ञान कथा का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। तो चलिए, हिंदी की कक्षा 9वीं की किताब यदि साथ में लेकर बैठते हैं तो सोने पे सुहागा, और भी अच्छी बात है। इसमें हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 21 जो है वो खोल के रखेंगे। इसमें पहली इकाई का 7वां पाठ जिसका नाम है डॉक्टर का अपहरण, लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। इसमें हम सबसे पहले पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 21 के ऊपर पहले पैराग्राफ में कुछ महीनों पहले इस पंक्ति से लेकर तो वापस न आ पाए हो, इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन करते हैं। वह इस प्रकार, कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता होने का जो समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता है तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता है। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसीलिए वह इसका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आम तौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव के और गए होंगे, दूर गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। लापता मतलब गुम, समाचार मतलब खबर, कॉल बेल मतलब घंटी, सीरियस मतलब चिंताजनक, चौकीदार मतलब रखवालदार, जो सोसाइटियों में या कॉलोनी में अक्सर चौकीदार रखे जाते हैं वही। मरीज मतलब पेशेंट या जिसकी तबीयत अच्छी नहीं होती वह व्यक्ति। परम मतलब सबसे बढ़कर। सहर्ष मतलब खुशी खुशी, प्रसन्नता के साथ। चिंता मतलब फिक्र। गाउन मतलब यहाँ पर लबादा है जो डॉक्टर पहनते हैं ना दोस्तों, हाँ वही। दवाई मतलब औषध। गंभीर मतलब चिंताजनक। हैरानी मतलब परेशानी। तो दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब इस पैराग्राफ का
या फिर कुछ महीनों पहले इस पंक्ति से लेकर तो वापस न आ पाए हो। इस पंक्ति तक का सरल अर्थ या स्पष्टीकरण इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में पैराग्राफ में विज्ञान कथाकार डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे कहते हैं, कुछ महीनों के पहले शहर के सुप्रसिद्ध तज्ञ डॉक्टर भटनागर जी अचानक अर्थात एकदम से लापता हो गए, मतलब गुम हो गए। इस प्रकार का समाचार मतलब जो खबर है वह अखबार में छपकर आई थी। कई लोगों ने इस खबर को पढ़ा, लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर डॉक्टर भटनागर के बारे में कुछ पता नहीं चला। उनका लापता होना, गुम होना एक रहस्य ही बन गया दोस्तों। जिस दिन डॉक्टर साहब लापता हुए उस दिन हुआ यह था कि मध्य रात्रि के बाद लगभग 2 बजे सब नींद में थे। लगभग सभी नींद में सोए हुए थे। उनके घर की कॉलबेल बजी, मतलब घंटी बजने लगी। दरवाजे पर लगी बेल की आवाज, जैसे ही वह घंटी बजती है तो आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर जी तुरंत उठ जाते हैं। मतलब उस दिन हुआ क्या था कि रात के 2 बजे गाड़ी कोई आई है और उनको नींद से जगाने के लिए उनके दरवाजे की कॉल बेल बजी है, घंटी बजी है, और अपने आदत के अनुसार डॉक्टर साहब भी तुरंत उठ जाते हैं। उस दिन भी वैसे ही वे तुरंत उठ गए। उनकी पत्नी मिसेस भटनागर को भी जाग आई, लेकिन बिस्तर से उठी नहीं, वहीं पर पड़ी रही, क्योंकि यह कोई एक दिन की बात नहीं थी। ऐसा तो हर रोज होता है। जब भी कोई मरीज अर्थात पेशेंट सीरियस होता है, अर्थात चिंताजनक हालत में होता है, तो अस्पताल का चौकीदार अर्थात रखवालदार उन्हें उठाने के लिए आ जाता था। या फिर मरीज के घर वालों को लगता कि डॉक्टर साहब को घर पर ही लेकर आते हैं, तो वे भी आते और डॉक्टर साहब को जगा देते थे। और हाँ दोस्तों, डॉक्टर भटनागर जी भी बड़े अच्छे दिल के, बड़े अच्छे हृदय के डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। इसीलिए मरीज पेशेंट की सेवा करना वो अपना परम कर्तव्य अर्थात सबसे बड़ा कर्तव्य भी समझते थे। इसीलिए चाहे अस्पताल से हो या फिर घर जाना हो, उसका वह बुरा न मानते हुए सहज रूप से सहर्ष अर्थात खुशी खुशी चले जाते थे। और हाँ दोस्तों, एक विशेष मरीज से उन्हें फीस मिले न मिले, इस बात की कभी भी चिंता नहीं थी, अर्थात फिक्र नहीं थी। इसलिए उस रात के 2 बजे वे उठे और गाउन मतलब लबादा पहनकर, डॉक्टर जो अलग से कपड़े पहनते हैं ना, हाँ वह पहनकर और दवाइयों का अर्थात औषधियों का बैग जो है ना, हाँ वो उठाकर चले गए। डॉक्टर साहब हमेशा 1 या 2 घंटे में आ जाते थे, या फिर सुबह होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि वक्त के बड़े पाबंद थे। साथ ही साथ अस्पताल में हमेशा समय पर पहुंचने की उन्हें आदत भी थी, इसलिए वह लौट आते थे। परंतु उस दिन डॉक्टर भटनागर जी सुबह भी धूप चढ़ गई जब तक लौटकर नहीं आए। तब उनकी धर्मपत्नी मिसेस भटनागर को बहुत ही फिक्र होने लगती है, अर्थात चिंता होती है। तरह तरह के विचार उनके मन मस्तिष्क में आने लगते हैं।
सबसे पहले विचार आता है, सोचती है शायद मरीज अर्थात पेशेंट की हालत गंभीर अर्थात बहुत ही चिंताजनक होगी, इसलिए देर लग गई होगी। बाद में फिर विचार आया, हो सकता है आज घर पर न आकर अस्पताल में समय पर पहुंचने की आदत के कारण सीधे अस्पताल चले गए होंगे। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर साहब अस्पताल भी नहीं पहुंचे थे और मरीज जो पेशेंट है उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे। तब मात्र मिसेस भटनागर की हैरानी और भी बढ़ गई, मतलब परेशानी बढ़ गई। और फिर उन्होंने उनके नज़दीकी मित्रों से कुछ सगे संबंधियों को फोन किया और पूछा कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ तो नहीं आए हैं। काफ़ी पूछताछ की परंतु कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ समय के बाद मिसेस भटनागर के मन में विचार आता है, हो सकता है इस बार कहीं दूर के गांव गए होंगे और इसी कारण से जल्दी वापस ना आ सके हो। तो दोस्तों, यह था स्पष्टीकरण। अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 21 और 22 के ऊपर जो पंक्तियां हैं, शाम तक भी इस पंक्ति से लेकर तो उसे दबा दिया गया, इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन करते हैं। वह इस प्रकार, शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भी भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल दो ही सूत्र पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। गायब मतलब लापता, हैरानी मतलब परेशानी, खोज मतलब ढूंढना,
वायरलेस मतलब बेतार संदेश, या फिर टीवी, मोबाइल, हाँ, आदि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यंत्र होता है, हाँ, वही वायरलेस में आता है। समाचार मतलब खबर, निशान मतलब चिन्ह, फुटपाथ मतलब सड़क के किनारे बनाया गया ऐसा रास्ता जिस पर लोग पैदल चलते हैं। ट्रक मतलब भारी जड़ चीजें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला वाहन। बस मतलब यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला वाहन, जैसे एसटी बस या फिर लग्जरी बस होती है ना दोस्तों, हाँ वैसे। वायरलेस मतलब बेतार संदेश, सूचना जारी करना मतलब कोई महत्वपूर्ण बात बताना। एक्सीडेंट मतलब घटना। तुरंत मतलब जल्दी, मराठी में कहते हैं ना दोस्तों ताबड़तोब, हाँ उसे ही हिंदी में तुरंत कहा जाता है। चूंकि मतलब क्योंकि। शत्रु मतलब दुश्मन। शंका मतलब शक। गुंड मतलब बदमाश या हमेशा दूसरों की छेड़छाड़ करते रहते हैं ऐसे व्यक्ति। मोटी मतलब बड़ी। डाकू दल मतलब डाका डालने वाले जो लोग होते हैं ना, उनका समूह या गिरोह। भयभीत मतलब डरना। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब प्रस्तुत पंक्तियों में पैराग्राफ में जो सरल अर्थ है वह समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार, लाइन कहाँ तक थी पंक्तियों की? शाम तक भी। इस पंक्ति से लेकर तो उसे दबा दिया गया। इस पंक्ति का स्पष्टीकरण इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में पैराग्राफ में विज्ञान कथाकार डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे कहते हैं, शाम हो गई है, डॉक्टर भटनागर अभी तक लौटे नहीं हैं, घर वापस आए नहीं, इसलिए मिसेस भटनागर ज्यादा ही चिंतित हो गई। अब कोई मार्ग बचा नहीं, आखिरी रास्ता है, पुलिस प्रशासन की सहायता से डॉक्टर भटनागर का पता लगाया जाए। इसीलिए पुलिस स्टेशन को फोन किया और पुलिस स्टेशन में जाकर डॉक्टर भटनागर जी जो है उनकी मिसिंग की रिपोर्ट या केस दर्ज की गई। डॉक्टर भटनागर जी का इस तरह लापता हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी मतलब परेशानी का कारण बन गया। एक आह्वान, चैलेंज बन गया पुलिस वालों के लिए भी। चारों दिशाओं में खोज शुरू हुई, अर्थात ढूंढना शुरू हो गया। पुलिस प्रशासन में अत्याधुनिक सुविधा के रूप में वायरलेस अर्थात बेतार संदेश की सुविधा होती है, या फिर टीवी, रेडियो, मोबाइल द्वारा बेतार संदेश भेज दिए गए। जैसे ही वायरलेस संदेश भेजा गया वैसे ही डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार अर्थात खबर बिजली के समान मतलब प्रकाश के जैसा शहर भर में फैल गया। लेकिन दोस्तों पुलिस लोगों ने जब उनके पत्नी से इस संदर्भ में बात की तब उनकी पत्नी सिर्फ इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। मतलब उनकी पत्नी को भी पता नहीं था कि डॉक्टर साहब कैसे गए, किस वाहन में गए, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी या नहीं। हाँ दोस्तों, जब उनकी खोज शुरू हुई तब सवेरे सुबह घर के बाहर सड़क और फुटपाथ मतलब सड़क के किनारे जहाँ लोग पैदल चलते थे ऐसे
फुटपाथ पर बड़े गाड़ी के पहियों के निशान अर्थात चिन्ह वहां पर देखे गए, तो जाहिर हो गया, अर्थात पता चला कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक अर्थात भारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला वाहन जिसके पहिए बड़े बड़े होते हैं ना, हाँ, ऐसे ट्रक पर या फिर बस में अर्थात यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला वाहन जिसके भी पहिए बड़े बड़े होते हैं, ऐसे वाहन से मतलब ट्रक या बस से गए होंगे, ऐसा प्रथम अनुमान लगाया गया। इसी के साथ वे जहां रहते थे उस मोहल्ले वालों से भी पूछताछ की गई, लेकिन कोई पता नहीं लगा, कोई पता नहीं चला, किसी से जानकारी प्राप्त नहीं हुई। फिर भी पुलिस वालों ने वायरलेस अर्थात बेतार संदेश से शहर के चारों दिशाओं में सूचना जारी कर दी कि शहर में या शहर के बाहर कहीं पर भी किसी को एक्सीडेंट या किसी दुर्घटना के बारे में पता चला तो जानकारी दे, तुरंत जानकारी दे, जल्दी से मतलब बताए, ऐसी सूचना जारी कर दी। जैसे कि मराठी में कहते हैं ना दोस्तों, ताबड़तोब सूचना देना, हाँ, तो वैसे तुरंत सूचना दे, ऐसे वायरलेस के माध्यम से जारी कर दिया गया। और फिर जैसी जानकारी मिलती है तो पुलिस स्टेशन के गुमशुदा केंद्र अर्थात तलाश केंद्र के कार्यालय में बताना है, या फिर पुलिस स्टेशन के फोन नंबर पर या मोबाइल नंबर पर तुरंत बताना है, संपर्क करना है, ऐसा संदेश वायरलेस के माध्यम से भेज दिया गया। देखते देखते कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली, कहीं से कोई संदेश भी नहीं आया, क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु दुश्मन भी नहीं था, इसलिए दूर दूर तक मन में कोई शंका अर्थात शक भी नहीं आता था, और शंका करना भी व्यर्थ अर्थात बेमतलब था कि किसी ने उनकी हत्या कर दी होगी। डॉक्टर भटनागर जी का अच्छा स्वभाव, उनका अच्छा कार्य के कारण पुलिस वाले अब सिर्फ दो ही सूत्र पर विचार कर रही थी। पहला सूत्र यह कि कुछ गुंडों ने अर्थात बदमाशों ने, जो दूसरों की छेड़छाड़ अक्सर करते रहते हैं, उन्होंने डॉक्टर साहब का अपहरण किया होगा, छिपा लिया होगा, इस उद्देश्य से कि उनकी पत्नी से मोटी रकम मतलब बड़ी रकम की मांग की जा सके। और दूसरा सूत्र यह कि कोई डाकू दल अर्थात डाका डालने वाले लोगों का, डाकुओं का समूह में किसी डाकू का इलाज कराने के लिए उन्हें उठा लिया होगा, उनका अपहरण कर लिया होगा। ऐसे दो ही सूत्र पर पुलिस विचार कर रही थी। ऐसे करते करते दिन पर दिन बीतते गए, खोज भी जारी रही, लेकिन डॉक्टर भटनागर के बारे में न तो कोई सुराग मिल रहा था और न ही कोई जानकारी मिली। उनके इस तरह से रहस्यमय ढंग से गायब या लापता हो जाने से सिर्फ पुलिस प्रशासन ही नहीं तो शहर के लोग भी परेशान हो गए थे। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन तो परेशान हो ही गया था, लेकिन शहर के जो लोग थे वे भी भयभीत हो गए थे, डर गए थे। पूरे शहर में इसी डर के वातावरण के कारण डॉक्टर भटनागर के गायब अर्थात लापता होने का समाचार खबर केवल सिर्फ एक ही बार
छापा गया और बाद में उस खबर को दबा दिया गया, क्योंकि उससे पुलिस प्रशासन व्यवस्था पर सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे, साथ ही साथ पूरे शहर के लोगों के दिलों में दहशत का, डर का वातावरण निर्माण हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 22 के ऊपर जो पंक्तियां हैं, धीरे धीरे कई महीने, इस पंक्ति से लेकर तो इस बात से कुछ सबक लेंगे। यहाँ तक का पहले मुखर वाचन सुनते हैं, वह इस प्रकार। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ हैं? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाजा लगाना कठिन था। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूं और बिल्कुल ठीक हूं। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह पर हूं। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज्यादा उन्नतिशील है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। निराश मतलब उदास, हालत मतलब दशा, प्रतीक्षा मतलब इंतजार, निशान मतलब चिन्ह, दल मतलब समूह, अंदाज मतलब अनुमान। अंदाज मतलब क्या? अंदाज मतलब अनुमान। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। हथप्रभ मतलब बहुचक्का। लिफाफा मतलब खाकी पाकिट या सफेद पाकिट होता है ना दोस्तों, हाँ वही। परेशान मतलब हैरान। जिंदा मतलब जीवित। सौर मंडल मतलब सूर्यमंडल या सूर्यकुल या सूर्य का परिवार। जैसे अपना भी सौर मंडल है ना दोस्तों, हाँ, और उसका परिवार ढेर सारे ग्रह हैं, पृथ्वी,
मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, नेपच्यून, प्लूटो, हाँ ऐसे। तो सौर मंडल मतलब सूर्य कुल, सूर्य का परिवार। ब्रह्मांड मतलब संपूर्ण विश्व, संपूर्ण विश्व। और दोस्तों ब्रह्मांड यह अनंत 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 है। जैसे हम सभी, हाँ दोस्तों, यहाँ पर ग्रह मतलब सौर मंडल में अलग अलग ग्रह होते हैं, वही जैसे हम सभी अपने सौर मंडल के पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। कुछ ग्रहों पर जीवन जीने के लिए अनुकूल वातावरण होता है। हाँ, उन्नतिशील मतलब प्रगतिशील, भ्रम मतलब भ्रांति, उम्मीद मतलब आशा, सबक मतलब शिक्षा। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब ये जो पंक्तियां हैं इनका सरल अर्थ समझते हैं इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में पैराग्राफ में विज्ञान कथाकार डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे कहते हैं, डॉक्टर भटनागर को लापता होने को धीरे धीरे कई दिन महीने बीत गए, फिर भी उनका पता नहीं चला। इसी कारण से मिसेस भटनागर बहुत निराश थी, मतलब उदास हो चुकी थी। पति के गायब होने का सदमा बर्दाश्त न कर सकी, इसलिए मिसेस भटनागर की हालत मतलब दशा पागलों जैसी हो गई थी, क्योंकि हर रोज सुबह उठती और पति को दरवाजे के पास आकर देखती आ गए या नहीं, दरवाजे के पास खड़ी हो जाती। डॉक्टर भटनागर के आने की मानो वह प्रतीक्षा करती, अर्थात इंतजार करती रहती थी। ऐसे पागल के जैसे बेचारी की अवस्था हो गई थी। कई महीने बाद एक दिन फिर से एक अचंबा देखने को मिला। श्रीमती भटनागर के घर के दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहियों के, जिसमें हम अंग्रेजी में कहते हैं ना टायर, पहिए मतलब क्या, हाँ टायर, या फिर मराठी में कहा जाता है चाक, चाक। हाँ तो दोस्तों पहियों के निशान मतलब चिन्ह दिखे। थोड़े वहां पर श्रीमती भटनागर थोड़ी खुश हुई, ताकि उसे एक उम्मीद जगी, आशा की किरण जगी, इसलिए वो थोड़ी खुश हो गई। उसे लगा कि डॉक्टर भटनागर उसके पति आ गए हैं, लेकिन कहाँ होंगे, इसलिए उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पूरा पुलिस दल खोज में जुट गया। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी खोज के लिए आया। उन्होंने गाड़ी के पहियों के निशान चिन्ह देखे, लेकिन अंदाजा मतलब अनुमान लगाना बहुत ही कठिन था कि वही गाड़ी के पहियों के निशान है। हाँ दोस्तों, एक सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क जो कंप्यूटर के सीपीयू में डाली जाती है, या फिर सीडी प्लेयर या डीवीडी प्लेयर होता है ना दोस्तों, हाँ उसमें सीडी डाली जाती है जो टीवी के स्क्रीन पर उसके अंदर की सारी जानकारी देख सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। वैसे ही सीडी वहां पर मिली जो लिफाफे में अर्थात खाकी या सफेद पैकेट में बंद थी, और उस पर बड़े अक्षरों में श्रीमती भटनागर जी का नाम लिखा था। सबसे पहले तो उनको भी नहीं पता था कि यह सीडी कहां से आई, कौन रख कर गया है, लेकिन दोस्तों सीडी देखने सुनने के बाद जरूर कुछ न कुछ सुराग मिलेगा, जानकारी मिलेगी, इसलिए सीडी सुनने की तुरंत व्यवस्था की गई।
जैसे ही सीढ़ी शुरू हुई, बजी, तो सीढ़ी देखने वाले सभी हतप्रभ हो गए, मतलब भौचक्का हो गए, सुनते ही रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं डॉक्टर भटनागर जी क्या कहते हैं। डॉक्टर भटनागर जी कह रहे हैं, मैं इतने दिनों से लापता हूं, मुझे ढूंढकर आप सभी लोग परेशान हो गए होंगे, हैरान हो गए होंगे। शायद कुछ लोगों ने यह भी समझ लिया होगा कि डॉक्टर भटनागर अब इस दुनिया में नहीं रहे होंगे, अर्थात मर चुके होंगे। लेकिन मुझे देखने वाले सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं मरा नहीं, जिंदा हूं। दोस्तों, मैं मरा नहीं, जिंदा हूं, मतलब जीवित हूं। और हाँ दोस्तों, सिर्फ जीवित ही नहीं हूं तो बिल्कुल ठीक भी हूं, अच्छा हूं। आप लोगों से लाखों करोड़ों मील दूर अन्य सौर मंडल अर्थात सूर्यकुल या सूर्य के परिवार में बसा एक ग्रह पर हूं, एक ग्रह में हूं। हम धरती वालों को बड़ा गर्व हो गया है। घमंडी विचार से हम पृथ्वीवासी सोचते हैं कि शायद इस दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं। लेकिन दोस्तों, कान खोलकर सुन लीजिए, इस ब्रह्मांड में अर्थात संपूर्ण विश्व में हमारे सूर्य जैसे, सौर मंडल जैसे न जाने कितने सूर्य सौर मंडल है, और सभी सौर मंडल के अपने अपने ग्रह हैं, उनका अपना अपना एक परिवार है। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है, और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि हम पृथ्वीवासियों से वे लोग कई गुना ज्यादा उन्नतिशील है, मतलब प्रगतिशील है। मुझे यहां के ग्रह के लोग जब मुझे अपने पृथ्वी ग्रह से उठा के लेके आए, जिसके कारण मैं अपने परिवार, मित्र परिवार, देश और पृथ्वी से दूर हो गया, इस बात का बहुत ही दुख मुझे है। लेकिन दोस्तों, इस बात की खुशी भी है कि इस बात की खुशी भी है कि और मेरा जो यह भ्रम है अर्थात भ्रांति थी कि इस दुनिया में सिर्फ हम ही हैं, अन्य कोई नहीं है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है, मतलब आशा है, पृथ्वी के लोग मेरी इस बात को समझ गए होंगे, जरूर कुछ सबक अर्थात शिक्षा ली होंगी कि हम लोगों को अपने ऊपर घमंड नहीं करना है। इस दुनिया में सिर्फ हम ही हैं और कोई नहीं है, इस भ्रम में नहीं रहना है। इस बात का भी मुझे पता चला, इस बात की मुझे खुशी भी है। तो दोस्तों, यह था सरल अर्थ स्पष्टीकरण। अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 23, जिसमें यह पंक्तियां, हाँ तो पहले सुनो, इस पंक्ति से लेकर तो मेरा अपहरण कर लिया, इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन सुनते हैं इस प्रकार। हाँ तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की थी।
ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सू 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 की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहां आए हुए काफी समय हो गया है, मैं यहां से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे ऐसे यान हैं कि ये एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। इन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी भी है। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है, इसीलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। तो चलिए दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार। अमेरिका मतलब एक खंड है, जैसे कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका, या फिर विदेश, या फिर जिसे हम परदेश भी कहते हैं। सम्मान मतलब आदर। गुप्त रीति मतलब किसी को पता न चले ऐसी पद्धति या दिखाई न देने वाली पद्धति। इकट्ठा मतलब जमा करना। अपहरण मतलब उठा ले जाना। योजना मतलब प्लान। सवारी यहां अर्थ है यान। सवारी का यहां अर्थ क्या है? यान। इशारा मतलब संकेत करना। विचित्र यान मतलब सबसे निराली सवारी। चौंक पड़ना मतलब आश्चर्यचकित होना। कोशिश मतलब प्रयास। जकड़कर मतलब पकड़कर। यान मतलब सवारी। तेजी मतलब गति। आसमान मतलब आकाश। घबराहट मतलब डर। बेहोश मतलब सुधी न रहना। होश मतलब सुधी। किस्म मतलब पद्धत। सूट मतलब पैंट। चूंकि मतलब क्योंकि। काफी मतलब बहुत। कोशिश मतलब प्रयास। तो दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब यह जो पंक्तियां है, हाँ तो पहले सुनो। इस पंक्ति से लेकर तो मेरा अपहरण कर लिया, इस पंक्ति तक का सरल अर्थ स्पष्टीकरण इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में पैराग्राफ में विज्ञान कथाकार डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे कहते हैं,
डॉक्टर भटनागर दूसरे ग्रह पर कैसे पहुंचे, यह कहानी सीडी के संदेश के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं। पिछले दिनों अमेरिका में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में मेरा बड़ा सम्मान हुआ, मतलब आदर हुआ। यह बात और मेरे ज्ञान की बात इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से, मतलब किसी को पता न चले, इस पद्धति से इकट्ठा की, जमा की थी। उसी समय से ये ग्रह के लोग मेरा अपहरण करने की, मतलब उठाकर ले जाने की योजना, प्लान तैयार कर रहे थे। उस रात को जब कॉल बेल अर्थात घंटी बजी, तब कोई मरीज आया होगा ऐसा समझकर जब मैं बाहर आया, तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी, मतलब गाड़ी पर, दोस्तों यहाँ यान है, उस पर चलने का इशारा किया। डॉक्टर होने के नाते वे लोग मुझे बुलाने के लिए आए होंगे ऐसा समझकर मैं बड़े सहज भाव से आगे बढ़ा। लेकिन जब नजदीक जाकर देखा तो विचित्र यान, मतलब सबसे निराली सवारी देखकर चौंक पड़ा, अर्थात आश्चर्यचकित हो गया, थोड़ा डर गया, भयभीत हो गया। दोस्तों, मैं उनका विरोध करता और वहां से भागने की कोशिश अर्थात प्रयास करता, उसके पहले ही 3 ढट्टे कट्टे मजबूत लोग आए। उन्होंने अपने मजबूत बाहों में जकड़कर, मतलब पकड़कर यान अर्थात सवारी के अंदर डाल दिया। यान जो सवारी थी तेजी से घूमकर सू 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 की आवाज करता हुआ तेजी से अर्थात गति से आसमान में, आकाश में उड़ गया। घबराहट, डर के कारण दोस्तों मैं तो बेहोश हो गया, अर्थात मुझे कोई सूधी नहीं रही। ऐसी हालत मेरी हो गई। और हां, जब मुझे होश आया अर्थात सूधी आई, तब तक यान सवारी इस ग्रह पर पहुंच चुका था। और मेरी ओर देखता हूं तो क्या, मुझे एक विशेष किस्म का, विशेष पद्धति का प्लास्टिक सूट, मतलब पैंट पहनाया गया था, अर्थात विशेष कपड़े पहनाए गए थे, क्योंकि उनके ग्रह के वातावरण के अनुकूल मैं रह सकूं। मुझे यहां आए हुए काफी समय अर्थात बहुत समय हो गया था। अब तो मैं यहां से भागने की कोशिश या प्रयास भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर आया हुआ था। अपने पृथ्वी ग्रह पर आने के लिए विशेष यान की जरूरत होती है, इसलिए मैं लाख कोशिश करने के बावजूद भी कैसे आ सकता था। इसीलिए मैं भागने की कोशिश, प्रयास भी नहीं किया। मैंने आप लोगों तक संपर्क बनाने के लिए, पहुंचने के लिए बड़ी मुश्किल से मुझे संदेश रिकॉर्ड करने की अनुमति दी, अर्थात परमिशन दी। इन ग्रह के लोगों ने स्वीकृति दी। जैसे दोस्तों हम मोबाइल में वॉइस रिकॉर्ड करते हैं ना, हाँ, वैसे ही आवाज रिकॉर्ड करने की अनुमति दी। दोस्तों, इस ग्रह का नाम बड़ा ही विचित्र है। इस ग्रह के लोगों ने विज्ञान के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर ली
इतनी प्रगति कर ली है कि वे सबसे मतलब हमसे भी आगे है। इनके पास ऐसे ऐसे यान अर्थात सवारी है कि एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल तक अर्थात एक सौर मंडल से एक सूर्य कुल से दूसरे सूर्य कुल तक बड़े ही आसानी से अर्थात सहज रूप से आते जाते हैं दोस्तों ये लोग। जैसे हम पृथ्वी पर गाड़ी से एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, या फिर मानो एरोप्लेन से एक देश से दूसरे देश जाते हैं विमान से। हाँ, पृथ्वी पर सब सुविधा है, सब कुछ है, वैसे ही इस ग्रह पर के लोगों ने भी रहने के लिए बड़े बड़े आलीशान घर बंगले बनाकर रखे हैं। बड़े बड़े बंगले बड़े बड़े घर यहाँ पर भी दोस्तों बना के रखे हैं। इतना ही नहीं तो बड़े बड़े कारखाने भी इस ग्रह पर है। इससे भी आगे कहूँ तो बड़े बड़े बाजार भी यहाँ पर है, मोटर है, गाड़ियाँ है, सभी इस ग्रह पर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लेकिन हम पृथ्वीवासियों से बिल्कुल भिन्न है, मतलब अलग है। मतलब यहाँ पर जो भी कुछ है वह हमारे पृथ्वीवासियों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। और हाँ दोस्तों, जैसे अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है वैसे ही इनके भी अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है, मतलब नियम है। और हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए। हम पृथ्वीवासियों को तो सिर्फ हमारे ही सौर मंडल के ग्रहों की जानकारी है, लेकिन इस ग्रह के लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं कि उनको कई सौर मंडलों की अर्थात सूर्य कुलों की और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौर मंडल सूर्य कुल इनके सबसे निकट अर्थात नजदीक है, इसीलिए उन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया, मतलब आसानी से मुझे उठाकर उनके ग्रह पर लेकर गए दोस्तों। तो यह था सरल अर्थ स्पष्टीकरण। अब अगले टॉपिक में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 23 के ऊपर पंक्ति है, मेरे अपहरण से लेकर तो इन पर मुसीबत आ गई है। इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन करते हैं दोस्तों, वह इस प्रकार। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीन के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सडन रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें हैं जो इन्हें नकारा बनाए हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ
अंग काट कर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं ना दोस्तों, हाँ वही दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर, जैसे कि ब्लड प्रेशर होता है ना, हाई बीपी, लो बीपी, हाँ वैसे ब्लड शुगर, डायबिटीज जिसे बोलते हैं, हाँ आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होंगी ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियां और दैत्याकार मशीनें। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थों से बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमारी नहीं पड़ते, इसीलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अब किसी चीज की जरूरत, और हाँ दोस्तों, जब किसी चीज की जरूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार: चिकित्सा शास्त्र मतलब आरोग्य शास्त्र, पिछड़े हुए मतलब पीछे पड़े हैं या जानकारी न होना, चरम सीमा मतलब अंतिम सीमा, नतीजा मतलब परिणाम, सडन रोग मतलब शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना, नकारा मतलब निकम्मा, सोचना मतलब विचार करना, तरकीब मतलब युक्ति या उपाय, अपहरण मतलब उठा ले जाना, उन्नति मतलब प्रगति, दूषित मतलब दोष युक्त या गंदा, दिल की बीमारी मतलब हृदय रोग जिसे हम हार्ट अटैक भी कहते हैं ना, हाँ वही, तनाव मतलब टेंशन, शुगर मतलब डायबिटीज मधुमेह, तुरंत मतलब जल्दी, साथ ही साथ यहाँ पर ब्लड प्रेशर मतलब हाई बीपी या लो बीपी, साथ ही साथ मिटना मतलब यहाँ पर नामो निशान मिटना, यह मुहावरा आया है। इसका अर्थ है अस्तित्व समाप्त होना। चिमनियाँ मतलब कारखानों का धुआं, चिमनियाँ मतलब कारखानों का धुआं निकलने का साधन।
दैत्याकार मतलब विशाल। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब ये जो पंक्तियां हैं इसका सरल अर्थ समझने का प्रयास करते हैं वो इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में पैराग्राफ में विज्ञान कथाकार डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे कहते हैं, डॉक्टर भटनागर सीडी के माध्यम से लोगों को कहते हैं, मेरा अपहरण अर्थात उठा ले जाने का कारण जानने से पहले सब लोग ये जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र अर्थात आरोग्य शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं, मतलब पीछे पड़े हुए हैं। आरोग्य शास्त्र की इन लोगों को जानकारी नहीं है दोस्तों। यह एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा अर्थात अंतिम सीमा पर पहुंच गया है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं रहे तो वे मशीन बन गए हैं। यहाँ का सारा काम अब मशीन से ही होता है। इसका नतीजा अर्थात परिणाम यह हुआ कि इस ग्रह पर धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। इसलिए अब इस पूरे ग्रह पर आदमी कम और मशीनें ज़्यादा हो गई हैं, और जो कम आदमी हैं वे भी मशीनों के गुलाम हो गए हैं। और हाँ दोस्तों, दूसरी बात, यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सडन रोग मतलब शरीर का कोई अंग अचानक से सड़ जाता है, उसको रोग हो जाता है, जिसके कारण यहाँ के लोग मर रहे हैं। इस रोग पर कौन सा इलाज किया जाए जिससे सडन रोग की रोकथाम हो सके, यह बात उन्हें मालूम नहीं हो सकी। लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें हैं जिसके कारण यहाँ के लोग नकारा मतलब निकम्मा हो गए हैं। इस ग्रह के वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट शास्त्रज्ञ लोगों ने मेरे बारे में सुना कि पृथ्वी के ऊपर डॉक्टर भटनागर बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, इसलिए बड़े सोच समझकर विचार करते हुए फैसला लेते हैं, क्यों न डॉक्टर भटनागर जी को यहाँ बुलाया जाए। उनकी सहायता से ऐसी तरकीब अर्थात युक्ति उपाय सोचा जाए कि सड़ा हुआ अंग काट कर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस यही वजह से मेरा अपहरण मतलब पृथ्वी से उठा ले जाने का बड़ा प्लान हुआ था। दोस्तों, यहाँ का चित्र देखकर मेरी भी आंखें खुल गई। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी तो विज्ञान तेज गति से उन्नति मतलब प्रगति कर रहा है। उद्योगों का इतना विकास हो गया है जिसके कारण कारखानों में मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से पृथ्वी का भी वातावरण दूषित हो रहा है अर्थात दोषयुक्त गंदा हो रहा है। ध्वनि, जल और वायु प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। ऐसी ही प्रदूषण की मात्रा यदि बढ़ती रही, ऐसा ही प्रदूषण यदि हमारे पृथ्वी पर भी बढ़ता रहा तो इस ग्रह के जैसे ही दिन पृथ्वी पर आने में देर नहीं लगेगी। आज भी हम देख रहे हैं कि पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां अर्थात हृदय रोग, हार्ट अटैक, तान तनाव होने के कारण होने वाली ढेर सारी बीमारियां जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी, लो बीपी जिसे कहते हैं, साथ ही साथ ब्लड शुगर अर्थात डायबिटीज, मधुमेह आदि बीमारियां भविष्य की ओर संकेत कर रही है अर्थात इशारा कर रही है कि आप लोगों के भी वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि दोस्तों, इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से अर्थात संकटों से गुजर चुके थे, लेकिन इस पर
उन्होंने ध्यान नहीं दिया, दुर्लक्ष्य किया था। लेकिन अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि तुरंत जल्दी कोई उपाय नहीं किया गया तो कुछ दिन इस ग्रह पर इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। कुछ दिनों के बाद इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, अर्थात मानव जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा इस ग्रह पर। फिर यहाँ सिर्फ बचेगा ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियां मतलब कारखानों का धुआं निकालने का साधन, और दैत्याकार अर्थात विशाल मशीनें। इसलिए मेरे पृथ्वीवासियों, समय पर जागरूक हो जाइए, नहीं तो भविष्य में हम लोगों की हालत भी इनके जैसे ही हो जाएगी। आप लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे कि जिस ग्रह के लोगों ने विज्ञान में इतनी प्रगति कर ली है, इतना आगे बढ़ चुका है, वह भला चिकित्सा शास्त्र में मतलब आरोग्य शास्त्र में पीछे कैसे रह गया। विश्वास नहीं बैठता ना दोस्तों। हाँ, लेकिन दोस्तों इसका कारण यह था कि इस ग्रह के निवासियों को, इस ग्रह पर रहने वाले लोगों का शरीर बहुत मजबूत था। उनकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ से बनी है, जिस पर हवा, पानी और मिट्टी का जरा भी असर नहीं होता था। हाँ दोस्तों, जब इस ग्रह के लोग जब बच्चे की उम्र में रहते थे तब उनकी चमड़ी नरम रहती थी, मृदु रहती थी, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे उम्र बढ़ती थी तो उनके शरीर की ऊपरी चमड़ी भी सख्त हो जाती थी, मतलब कठिन हो जाती थी, प्लास्टिक के जैसे। यह सब यहाँ के जलवायु अर्थात पानी और हवा के कारण, उसके प्रभाव के कारण ऐसे होता था। इसलिए यहाँ के लोग बीमारी नहीं पड़ते थे। बीमार नहीं पड़ते तो उनको चिकित्सा की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। और हाँ दोस्तों, जब भी किसी चीज़ की जरूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण से ये लोग चिकित्सा शास्त्र मतलब आरोग्य शास्त्र में पीछे रह गए। परंतु अब इन लोगों पर, इस ग्रह के लोगों पर बड़ी मुसीबत आ गई है, अर्थात बड़ा संकट आ गया है। तो दोस्तों यह था सरल अर्थ स्पष्टीकरण। अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 24 इसके ऊपर पंक्तियां देखिए दोस्तों। मैंने सड़न रोग, ये पंक्ति से लेकर भविष्य के लिए भी ये पंक्ति तक का मुखरवाचन करते हैं। वह इस प्रकार, मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाइयाँ बनाना है। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसीलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज
अपने आप कर ले, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहता हूँ, पृथ्वी पर आना चाहूँ, तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। इसीलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूँगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझें कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ, परदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन भी हुआ था, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। तो दोस्तों, यह है मुखर वाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। अध्ययन मतलब अभ्यास, चिकित्सा सिद्धांत मतलब आरोग्य का निश्चित किया हुआ मत, कोशिश मतलब प्रयास, घातक मतलब जानलेवा या हानिकारक, दवाएं मतलब औषधि, प्रत्यारोपण, फिर से सुनिए दोस्तों, प्रत्यारोपण मतलब शरीर का कोई अंग खराब हो जाने के बाद वैसा ही दूसरा अंग शरीर के वही स्थान पर शस्त्रक्रिया के माध्यम से लगाना या प्रत्यारोपित करना, इसे कहते हैं प्रत्यारोपण। जैसे कि दोस्तों, मानो किसी मरीज की किडनी खराब हो गई है, तो फिर कोई डोनर यदि मिल गया, किडनी दाता यदि मिल गया, तो फिर उसकी किडनी निकालकर उस मरीज की जो किडनी खराब हुई है उस जगह पर लगाई जाती है, मतलब प्रत्यारोपित की जाती है। तो समझ में आ गए प्रत्यारोपण मतलब क्या? हाँ। मुसीबत मतलब संकट, योजना मतलब प्लान, सहायता मतलब मदद, वैज्ञानिक मतलब संशोधक, गुप्त मतलब जो किसी को पता नहीं है या फिर रहस्यमय, अपहरण मतलब उठा ले जाना, विदेश मतलब अपना देश छोड़कर दूसरा देश या फिर जिसे हम परदेश भी कहते हैं, चकित मतलब आश्चर्यचकित। तो दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब ये जो पंक्तियां है, मैंने सडन रोग, ये पंक्ति से लेकर तो भविष्य के लिए भी इस पंक्ति तक का सरल अर्थ स्पष्टीकरण इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में पैराग्राफ में विज्ञान कथाकार डॉक्टर हरिकृष्ण देवसर कहते हैं, डॉक्टर भटनागर जी ने इस ग्रह के ऊपर रहने वाले मानव को जो सडन रोग हुआ है उसका गहराई से अध्ययन अर्थात अभ्यास किया है। साथ ही उनके शरीर की पूरी जो बनावट है वो कैसी है इसका भी अध्ययन अर्थात अभ्यास कर लिया है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ऐसी है कि जो चिकित्सा सिद्धांत मतलब आरोग्य के लिए एक निश्चित किया हुआ मत पृथ्वीवासियों पर लागू नहीं होता है, वैसे के वैसे लागू नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ का वातावरण अलग है, पृथ्वी का वातावरण अलग, इस ग्रह का वातावरण अलग, इसलिए यह चिकित्सा सिद्धांत जैसे कि वैसे लागू नहीं होता है। और लोगों की बनावट भी यहाँ पर अलग है, इसलिए इनके बनावट के अनुसार ही चिकित्सा सिद्धांत भी चाहिए, तब जाके ये चिकित्सा सिद्धांत उन पर लागू होंगे। लेकिन फिर भी सकारात्मक विचार रखते हुए कोशिश कर रहा हूँ, मतलब प्रयास कर रहा हूँ, साथ ही साथ इस घातक मतलब जानलेवा रोग के इलाज के लिए दवाइयाँ अर्थात औषधियाँ बनाना है। और हाँ दोस्तों, अंग प्रत्यारोपण मतलब शरीर का जो अंग खराब हो जाता है वैसा ही दूसरा अंग उस जगह पर
शस्त्रक्रिया के माध्यम से प्रत्यारोपित किया जाता है अर्थात लगाया जाता है, उसके लिए भी लगने वाली दवाएं अर्थात औषधियाँ और जरूरी सामान साहित्य भी बनवाना है। और हाँ, ये काम कोई अकेले का काम नहीं है, और भी डॉक्टरों की और संशोधक अर्थात वैज्ञानिक लोगों की आवश्यकता है। वैज्ञानिक लोगों की यहाँ पर आवश्यकता है। मेरा भी यहाँ से छुटकारा तभी होगा जब मैं इन लोगों के ऊपर मेरा भी छुटकारा तभी होगा जब मैं इन लोगों के ऊपर आई मुसीबत पर अर्थात संकट पर बचने का इन लोगों को मार्ग बताऊं अर्थात उनको मार्गदर्शन करूं, कोई हल निकालूंगा। इसीलिए इस ग्रह के लोग फिर से एक योजना मतलब प्लान बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए अर्थात मदद के लिए पृथ्वी ग्रह से कुछ और वैज्ञानिक अर्थात संशोधक साइंटिस्ट लोगों को और डॉक्टरों को लाया जाए ताकि सडन रोग को जल्द से जल्द काबू में कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों, इस ग्रह के लोगों की इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहाँ के लोग स्वयं ही इस बात को सीख ले, क्योंकि इतनी प्रगति इन लोगों ने की है तो ये बात इनके लिए असंभव नहीं है अपना इलाज अपने आप अर्थात खुद करें। लेकिन उसके लिए अभी वर्तमान में ये लोग तैयार नहीं है, इनकी ऐसी मानसिकता अभी नहीं है। इसी कारण से अब यह बात गुप्त रखी जा रही है, मतलब यह बात किसी को पता न चले, ऐसे रहस्यमय रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को अर्थात संशोधकों को साइंटिस्ट लोगों को अपहरण करके उन्हें इस ग्रह पर लाया जाए अर्थात इस ग्रह पर उठाकर ले आए। खैर, जो भी हो, अगर मैं सही सलामत वापिस पृथ्वी पर आना चाहूं तो इन लोगों के इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूं। इन लोगों की इच्छा के विरुद्ध पृथ्वी पर आना संभव नहीं है। और हाँ दोस्तों, इन लोगों से विरोध करना ठीक भी नहीं है। हाल ही में यह कहना तो कठिन है कि मैं पृथ्वी पर कब आ सकूंगा, लेकिन दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आप लोग घबराए नहीं, डरे नहीं। मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप सभी लोग यही समझे कि डॉक्टर भटनागर जी जरूरी काम के लिए विदेश अर्थात अपना देश छोड़कर परदेश या दूसरे देश की यात्रा पर गए हैं। डॉक्टर भटनागर जी की आवाज़ का रिकॉर्ड किया गया यह संदेश सुनकर उनकी पत्नी, पुलिस वाले, पूरी पुलिस प्रशासन, उनका मित्र परिवार और वहाँ उपस्थित सभी लोग चकित हो गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए थे। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन भी हुआ था दोस्तों, आज के लिए भी और भविष्य के लिए भी, अर्थात वर्तमान के लिए और आने वाले समय के लिए भी। तो दोस्तों यह था सरल अर्थ। दोस्तों, पहली इकाई का 7वां पाठ कहानी डॉक्टर का अपहरण, जिसे डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरी जी ने लिखा है, यहाँ पर संपन्न होता है यह पाठ। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि सभी छात्रों को यह पाठ समझ में आया होगा, और भी अच्छे ढंग से समझने के लिए इस वीडियो को बार बार सुने, देखें और इस वीडियो को पॉज करें, इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ लिख लें ताकि अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते
आप लोग सभी अपना ख्याल रखें। और जाते जाते सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से जाते जाते मेरे सभी छात्रों को, हिंदी अध्यापक वृंद को और अन्य सभी अध्यापक वृंद को मंगलमय शुभकामनाएं। नमस्ते।